प्रश्न है कि परिवार नियोजन जैसा अभी चल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि हिंदू ही उसका प्रयोग कर रहे हैं और बाकी और धर्मों के लोग, ईसाई, मुस्लिम, ये इसका कम उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी जनसंख्या थोड़े वर्षों के बाद इतनी बढ़ जाए कि एक और पाकिस्तान मांग ले और तुर्किस्तान मांग ले और कुछ ऐसी मुश्किलें खड़ी हो जाएं। फिर पाकिस्तान या चीन है, वहाँ जनसंख्या पर रुकावट नहीं है, तो उसमें अधिक लोग हो जाएंगे और वह हम पर हमला करने की चेष्टा रखते हैं, तो हमारी जनसंख्या कम होने से हमारी ताकत कम हो जाए। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? इस संबंध में 2-3 बातें ख्याल में रखने की हैं। पहली बात तो यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में जनसंख्या कम होना शक्ति का कम होना नहीं है, हालतें उल्टी हैं। हालत तो यह है कि जिस मुल्क की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है वह टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से कमज़ोर है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के पालन पोषण में, व्यवस्था में उसके पास अतिरिक्त संपत्ति बचने वाली नहीं है जिससे वह एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, सुपर बम बनाए और चांद पर जाए। जितना गरीब देश होगा आज वह उतना ही वैज्ञानिक दृष्टि से शक्तिहीन देश होगा। आज तो वही देश शक्ति संपन्न होगा जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा व्यक्ति नहीं। वह जमाना गया जब आदमी ताकतवर था, अब मशीन ताकतवर है और मशीन उसी देश के पास अच्छी से अच्छी हो सकेगी जिस देश के पास जितनी संपन्नता होगी, और संपन्नता उसी देश के पास ज़्यादा होगी जिसके पास प्राकृतिक साधन ज़्यादा और जनसंख्या कम होगी। तो पहली बात यह है कि आज जनसंख्या शक्ति नहीं है और इसलिए भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं है। चीन के पास चाहे जितनी जनसंख्या हो तो भी शक्तिशाली अमेरिका होगा, चीन के पास जितनी भी जनसंख्या हो तो भी छोटा सा मुल्क इंग्लैंड शक्तिशाली है और जापान जैसा मुल्क भी शक्तिशाली है। शक्ति का पूरा आधार बदल गया है। जब आदमी ही एकमात्र आधार था तब तो ये बातें ठीक थी कि जनसंख्या बड़ा मूल्य रखती थी, लेकिन अब आदमी से भी बड़ी शक्ति हमने पैदा कर ली है जो मशीन की है। मशीन ताकत है और देश उतना ही संपन्न हो सकता है जितनी ज़्यादा जनसंख्या उसकी कम हो, ताकि उसके पास संपत्ति बच सके लोगों को खिलाने, कपड़ा पहनाने, इलाज कराने के बाद, ताकि उस शक्ति को वैज्ञानिक विकास करने में लगा सके। दूसरी बात यह समझने जैसी है कि संख्या कम होने से उतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं टूटेगा जितना बड़ा दुर्भाग्य संख्या के बढ़ जाने से बिना किसी हमले के टूट जाएगा। यानी हमले का तो कोई उपाय भी किया जा सकता है कि कोई बड़ा मुल्क हम पर हमला करे तो हम दूसरों से सहायता ले लें, लेकिन हमारे ही बच्चे हमलावर सिद्ध हो जाएं, संख्या के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण तो हम किसी की सहायता न ले सकेंगे। उस वक्त हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे। इस वक्त युद्ध इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा जनसंख्या विस्फोट का है। खतरा बाहर नहीं है कि हमें कोई मार डाले, वरन जो हमारी उत्पादन क्षमता है बच्चों की, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है कि संख्या इतनी हो जाए कि हम सिर्फ मर जाएं, इस कारण से कि न पानी हो, न भोजन हो, न रहने को जगह। तीसरी बात यह है कि जो हम सोचते हैं कि हिंदू अपनी संख्या कम कर लें तो मुसलमान से कम न हो जाएं, तो इस डर से हिंदू भी अपनी संख्या कम ना करें, मुसलमान भी इस डर से अपनी संख्या कम ना करें कि कहीं हिंदू ज़्यादा ना हो जाए। ईसाई भी यही डर रखें, जैन भी यही डर रखें, सिख भी यही डर रखें। तो इन सब के डर एक से हैं, तब परिणाम यह होगा कि मुल्क ही मर जाएगा। तो यह डर किसी को तो तोड़ना शुरू करना पड़ेगा, और जो समाज इस डर को तोड़ेगा वह संपन्न हो जाएगा। मुसलमानों से उनके बच्चे ज़्यादा शिक्षित होंगे, ज़्यादा अच्छे मकानों में रहेंगे। वे दूसरे समाजों को जिनकी संख्या कीड़े मकोड़ों की तरफ बढ़ेगी उनको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, और इसका परिणाम यह भी होगा कि दूसरे समाजों में भी स्पर्धा पैदा होगी, इस ख्याल से कि वे गलती कर रहे हैं। आज दुनिया में यह बड़ा सवाल नहीं है कि हिंदू कम हो गए तो कोई हर्ज हो रहा है, कि मुसलमान ज़्यादा हो गए तो उनको कोई फ़ायदा हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर इन सारे लोगों के दिमाग में यही ख्याल भरा रहे तो यह पूरा मुल्क मर जाएगा। अगर यही विकल्प है कि हिंदू कम हो जाएंगे और इससे हिंदुओं की संख्या को नुकसान पहुंचेगा,
मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, ईसाई ज़्यादा हो जाएंगे, तो भी मैं कहूँगा कि हिंदू अपने को कम कर लें और भारत को बचाने का श्रेय ले लें, चाहे खुद मिट जाएं। हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं है, तो भी मैं कहूँगा कि मेरे लिए यह इतना बड़ा सवाल नहीं है हिंदू मुसलमान का, जितना बड़ा मेरे लिए एक दूसरा सवाल है। जब तक हम परिवार नियोजन को स्वेच्छा पर छोड़े हैं, तब तक खतरा एक दूसरा है कि जो जितना शिक्षित और उन्नत है, जो जितना संपन्न है, जिसकी बुद्धि विकसित है, वह तो राजी हो जाएगा स्वभावतः। वह तो आज परिवार नियोजन के लिए राजी हो जाएगा, सिर्फ बुद्धुओं को छोड़कर। बुद्धिमान तो राजी होंगे ही, क्योंकि परिवार नियोजन से उसके बच्चे ज़्यादा सुखी होंगे, ज़्यादा संपन्न होंगे, ज़्यादा शिक्षित होंगे। लेकिन खतरा यह है कि जो बुद्धिहीन वर्ग है, उसको ना कोई शिक्षा, ना कोई ज्ञान है, ना कोई सवाल है, वह समझ ही नहीं ना पाएँ और बच्चे पैदा करते चले जाएं। तो जो नुकसान हो सकता है लंबे अर्थों में वह यह हो सकता है कि अशिक्षित, अविकसित, पिछड़े हुए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें और शिक्षित व संपन्न लोग कम बच्चे पैदा करें, तो मुल्क की प्रतिभा को ज़्यादा नुकसान पहुँचे, यह हो सकता है। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि परिवार नियोजन की बात धीरे धीरे अनिवार्य हो जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बुद्धिमान तो स्वीकार कर लें और गैर बुद्धिमान ना करें, तो वह अनिवार्य होना चाहिए। इसलिए मैं अनिवार्य परिवार नियोजन के पक्ष में हूँ। परिवार नियोजन किसी की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह तो ऐसा ही है जैसे हम हत्या को स्वेच्छा पर छोड़ दें कि जिसको करना हो करे, जिसको ना करना हो ना करे। डाके को स्वेच्छा पर छोड़ दें कि जिसको डाका डालना हो डाले, ना डालना हो ना डाले। सरकार समझाने की कोशिश करेगी और देखती रहेगी। डाका भी आज उतना खतरनाक नहीं है, हत्या भी आज उतनी खतरनाक नहीं है जितना जनसंख्या का बढ़ना। इस जीवंत सवाल को इस तरह स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और जब हम इसे स्वेच्छा पर नहीं छोड़ते तो यह हिंदू, मुसलमान, ईसाई का सवाल नहीं रह जाता, क्योंकि सिख को उसका गुरु समझा रहा है कि तुम कम हो जाओगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे। मुसलमान को मौलवी समझा रहा है कि तुम कम हो जाओगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। वही ईसाई पादरी भी सोच रहा है, वही हिंदू पंडित भी सोच रहा है। ये सब जो सोच रहे हैं, इनकी सोचने की वजह भी अनिवार्य परिवार नियोजन से मिट जाएगी। यदि हम परिवार नियोजन अनिवार्य कर देते हैं तो कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई का सवाल नहीं रह जाता है। मेरे लिए तो सवाल यह है कि सैकड़ों वर्षों में कुछ लोग विकसित हो गए हैं और कुछ लोग अविकसित रह गए हैं। जो अविकसित वर्ग है वह बच्चे ज़्यादा छोड़ जाए तो देश की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को भारी नुकसान पहुंच सकता है। बुद्धिमत्ता को भारी नुकसान पहुंच सकता है और वह नुकसान खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उस दृष्टि से मैं सारे सवाल को सोचता हूँ कि केवल परिवार नियोजन ही न हो, बल्कि ऐसा लगता है कि वह अनिवार्य हो। एक भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए न छोड़ा जा सके कि वह राजी नहीं है, और यह हमें करना ही पड़ेगा। इसे बिना किए हम इन आने वाले 50 वर्षों में जिंदा नहीं रह सकते। शक्ति के सारे मापदंड बदल गए हैं, यह हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। आज शक्तिशाली वह है जो संपन्न है, और संपन्न वह है जिसके पास जनसंख्या कम है और उत्पादन के साधन ज़्यादा हैं। आज मनुष्य न तो उत्पादन का साधन है, न शक्ति का साधन है। आज मनुष्य सिर्फ भोक्ता है, कंज्यूमर है। मशीन पैदा करती है, जमीन पैदा करती है, मनुष्य खा रहा है। और धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती है, आदमी की शक्ति का सारा मूल्य समाप्त हुआ जा रहा है। आदमी ना हो तो भी चल सकता है। 1 लाख आदमी जिस फैक्ट्री में काम करते हों, उसे 1 आदमी चला सकेगा। और हिरोशिमा में 1 लाख आदमी मारना हो तो उन्हें 1 आदमी मार सकेगा। पुराने ज़माने में तो कम से कम 1 लाख आदमी ले जाने पड़ते। अब तो कोई 1 आदमी जाता है और एटम बम गिराकर उनको समाप्त कर देता है। कल यह भी हो सकता है कि 1 आदमी को भी न जाना पड़े। कंप्यूटराइज्ड आदेश 1 आदमी भर देगा मशीन में और काम हो जाएगा। आदमी की संख्या बिल्कुल महत्वहीन हो गई है। यह जरूरी नहीं कि मेरी सारी बातें मान ली जाएं। इतना ही काफ़ी है कि आप मेरी बात पर सोचें, विचार करें। अगर इस देश में सोच विचार आ जाए तो सिर्फ चीज़ें अपने आप छाया की तरह पीछे चली जाएंगी। मेरी बातें ख्याल में लें और उस पर सोचमता से विचार करें। हो सकता है
कि आपको यह बोध आ जाए कि परिवार नियोजन की अनिवार्यता कोई साधारण बात नहीं है जिसकी उपेक्षा की जा सके। वह जीवन की अनेक समस्याओं की गहनतम जड़ों से संबंधित है और उसे क्रियान्वित करने की देरी पूरी मनुष्य जात के लिए आत्मघात सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।